नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज एक नए सेटअप के साथ मैं हाजिर हूं आपके मध्य, क्योंकि जो आज का टॉपिक था वो थोड़ा मैं कहूं तो कंटेंट वाइज ज़्यादा था, विद्वानों के मत पे ज़्यादा निर्भर रहने वाला टॉपिक है। इसलिए मैंने वह उचित नहीं समझा कि मैं हर विद्वान के मत को बोर्ड पे लिखूं और आपको समझाऊं, तो इसीलिए कुछ आज नया करने का प्रयास कर रहा हूं। और कहूं तो इस सेटअप से थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है एकदम रिस्क पे रखा हुआ है और मेरी हालत आप देख ही रहे हैं, पसीने से भीग चुका हूं। और कोशिश करूंगा कि यह टॉपिक मैं बहुत ही शानदार आपके लिए बना सकूं, आपकी सभी जितने भी इस टॉपिक को लेकर के कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करूं। और यदि मेरी मेहनत सफल हो और मैं आपको टॉपिक को समझाने में सक्षम हो जाऊं या मैं सफल हो जाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के मध्य में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शासक की जो हम कह सकते हैं कि विदेश से आया हुआ सबसे पहला शक्तिशाली शासक था, जिसने भारत पे तो आक्रमण कई हुए, कई भारत को लूटने आए, कई लोग भारत में बसे, बाद में कई अकबर आए, कई औरंगजेब बसे, लेकिन जो पहला शासक था जो बाहर से आया था और भारत में आके बस गया और कहीं न कहीं अपने शक्तिशाली शासकों में पहला स्थान विदेशी शासकों के रूप में स्थापित कर लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुषाण वंश के सबसे महानतम शासक कनिष्क की। जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पर भी दिख भी रहा होगा टॉपिक, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। और कई बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क की राज्यारोहण तिथि को लेकर के एक वीडियो बना दीजिए, या कोई बच्चा टाइप कर रहा था कि सर कनिष्क की तिथि को लेकर के वीडियो बना दीजिए। तो आज इन्हीं सभी प्रश्नों के सवाल के रूप में आज यह वीडियो आप सभी के मध्य हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। दोस्तों, बात करें कनिष्क की। कनिष्क को मैंने जैसे पहले ही संबोधित किया, विदेशी शासकों में सबसे पहला शक्तिशाली शासक था। इसके बाद तो कई शासक आए जिन्होंने भारत पर राज किया, लेकिन कनिष्क की स्पेशलिटी इसलिए थी क्योंकि यह जो है एक जनजात से संबंधित था, जो यूची जनजात थी, वह चीन से है और जो माइग्रेट होकर के भारत की तरफ आई थी। और इसके जो है दादाजी, यानी जिन्हें हम कजुल कन्फ्यूशियस या कन्फ्यूशियस प्रथम के नाम से जानते हैं, उन्होंने कुषाण वंश की नींव रखी थी। और जिस वंश को शिखर पर ले जाने का श्रेय जाता है इसी के वंश के शासक कनिष्क को। लेकिन विद्वानों के मत में कनिष्क के लेकर के सिंहासन पे बैठने की तिथियों को काफी मतभेद है और अलग अलग उनके लॉजिक्स हैं। उन लॉजिक्स को जो है गलत साबित करने में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग लॉजिक हैं। तो इन्हीं सब के मध्य आज के कंटेंट को शुरू करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किस विद्वान का मत है। तो सबसे पहले फ्लीट महोदय का मत है, और फ्लीट महोदय यह कहते हैं कि कनिष्क ने जो है 58 ईस्वी में शासन किया था। किसमें किया था? 58 ईस्वी में शासन किया था। और जो यह शासक था, यह जो है इनके जो दादाजी थे कजुल कन्फ्यूशियस और बिम कन्फ्यूशियस, इनसे पहले किसने शासक किया था? कनिष्क ने शासन किया था। और इसी समय 58 ईसा पूर्व में ही इसने शक संवत की शुरुआत की थी। कौन सी दोस्तों संवत की? शक संवत की शुरुआत की थी। लेकिन इनके मत का खंडन करते हैं, तो इनके मत का खंडन कौन करते हैं? वो करते हैं मार्शल जी। मार्शल इनके मत का खंडन करते हैं। और मार्शल किस साक्ष्य के आधार पर मतों का खंडन करते हैं? तो वो कहते हैं कि जब तक्षशिला से खुदाई की जा रही थी और जो वहां से हमें अवशेष प्राप्त हो रहे थे, उसमें एक दिक्कत आई आपके मत को लेकर के। वह दिक्कत क्या थी? थोड़ा दिखने में शायद दिक्कत होगी सिंक से। उसमें दिक्कत क्या हुई कि जो जब तक्षशिला का उत्खनन हुआ तो जो निचली सतह थी दोस्तों, ये नीचे वाली सतह थी, यहाँ से जो हमें शासक के मिलते हैं वह कजुल कन्फ्यूशियस। कजुल कन्फ्यूशियस के यहाँ से हमें सिक्के मिलते हैं। जैसे कि आप सभी को मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था और पढ़ाया था कि कजुल कन्फ्यूशियस ने तांबे के सिक्के ईरान और रोम से प्रभावित होकर यहाँ पर चलाए थे। तो कजुल कन्फ्यूशियस के सिक्के जो होते हैं पहले मिलते हैं, फिर इसके थोड़ी सी ऊपरी सतह में आके हमें बिम कन्फ्यूशियस के सिक्के मिलते हैं। उसके बाद हमें कहीं जाकर के कनिष्क के टाइम के सिक्के प्राप्त होते हैं। तो महोदय, यदि जो है कजुल कन्फ्यूशियस यानी कन्फ्यूशियस प्रथम के जब सिक्के निचली सतह से प्राप्त हो रहे हैं और कनिष्क के सिक्के जबकि ऊपरी सतह से प्राप्त हो रहे हैं, तो हम यह बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि जो है कनिष्क जो है इन दोनों से पहले शासन स्थापित किया था। तो जो है यहीं पर रिफ्यूज हो जाता है और इस मत को नहीं मानते हैं। लेकिन और इसी ने जो इसी मत का जो अभी तक मत दे रहे थे फ्लीट महोदय कि 58 ईस्वी में जो है कनिष्क गद्दी पर बैठता है। इसी में एक मत है, विद्वान है डाउन्स, जिसके बारे में आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। डाउन्स भी मत देते हैं कि इसी
कि 58 ईस्वी में ही इसने गद्दी पर बैठा था। और इन्हीं के साथ एक विद्वान है कनेडी। कनेडी तो यहाँ तक कह देते हैं कि उसने अपनी गद्दी के बैठने के स्वरूप ही जो है संवत की शुरुआत की थी, यानी संवत भी जो है शुरू किया गया था वह 58 ईस्वी में। लेकिन इसका जो मत का जो खंडन होता है कनेडी के मत का, वही साधारण किया जाता है कि हाँ यह तो साक्ष्य मिलता है कि कनिष्क ने बौद्ध संगति का आयोजन किया था। सर ये भी बात हम आपकी मान लेते हैं, और हम आपकी यह भी बात मान लेते हैं कि कनिष्क ने संवत चलाया था। लेकिन कहीं भी ऐसे प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं कि बौद्ध संगति के ही उपलक्ष्य में कनिष्क ने संवत की शुरुआत की थी। तो इस वजह से यह भी मानना थोड़ा सा हमें असहज महसूस हो रहा है। तो यह पहला मत था हमारा, जिसको फ्लीट ने दिया था और मार्शल ने खंडन किया था। अब अगले हम विद्वान की चले, और अगले विद्वान हमारे कौन है? तो मार्शल है और स्टेन कोसो है। इन दोनों का मत क्या है? इन दोनों का मानना है कि जो कनिष्क था वह सिंहासन पे कब बैठा था दोस्तों? तो वह 125 ईसा पूर्व से लेकर के 144 ईसा पूर्व के मध्य जो है सिंहासन पर बैठा था। और यह किस आधार पे कहते हैं, थोड़ा सा यह इस बात को समझ लें। एक अफगानिस्तान में जगह है, वह है वेग्राम। कौन सी जगह दोस्तों? वेग्राम एक जगह है जहां से हमें एक शासक की जानकारी मिलती है, वो है वासुदेव प्रथम की। वासुदेव प्रथम की शासक की जानकारी मिलती है, और ये यहाँ पे शासन कर रहे थे। इनके मतलब इनके साम्राज्य के अधीनस्थ यह शासन था। और इन दोनों विद्वानों को मानना है जो सैंसियन वंश के शासक थे सोप, उन्होंने जो है इस वंश का इस स्थान वेग्राम का तहस नहस किया था। वह है 240 ईस्वी के आसपास जो है, जो वर्तमान तिथि है इसके आसपास जो है उसने जो है तब किसने? सोप ने इस स्थान का ध्वस्त कर दिया था, इस स्थान को जो है मतलब नष्ट कर दिया था। और जो वासुदेव के शासन की हमें तिथि मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा ये ईस्वी में मिलती है। जो वासुदेव के शासन की तिथि मिलती है वह 78 संवत के आसपास मिलती है। 68 से 78 संवत के आसपास मिलती है। तब इन विद्वानों का मानना यह है कि हमें यह मत तो स्पष्ट है कि 240 ईस्वी में जो है सोप नामक शासक ने वेग्राम के नष्ट कर दिया था। और यहाँ के शासक जो वासुदेव प्रथम थे, इनका शासन काल 78 संवत माना जाता है, यह भी स्पष्ट है। तो अगर हम यह मान लें कि जो है 78 संवत यानी 78 साल पहले इस संवत की शुरुआत की गई थी, जब कनिष्क अपने गद्दी पर बैठा था, तो उसी वक्त उसने संवत की शुरुआत की। कब? 78 वर्ष पहले, क्योंकि अभी ये 18वां नंबर चल रहा है, यानी 78 साल पहले शुरू किया गया था। और इसकी जो वर्तमान तिथि है वह मानी जाती है 240 के आसपास जो है यह समाप्त की जाती है। यानी इसमें से अगर हम इसको घटा दें तो क्या हमें कनिष्क के सिंहासन पर बैठने की तिथि नहीं मालूम हो जाएगी दोस्तों? 78 में जिनके विनाश हो रहा है, और जो वर्तमान तिथि के हिसाब से देखें तो 240 इसमें विनाश हो रहा है। तो यानी यह किस तिथि पे रहा होगा जब ये चालू हुआ होगा? और जब हम इसे घटाते हैं दोस्तों तो लगभग जो हमें तिथि मिलती है वह 144 या 140 के आसपास की तिथि मिलती है। और इस प्रकार इन दोनों का मत है कि 140 के आसपास जो है सिंहासन पर बैठा था। कौन? तो कनिष्क बैठा था, यह इनका मत था। अब इनके मत का खंडन कौन करता है दोस्तों? तो इनके मत का खंडन करते हैं घमर्सन। घमर्सन किस प्रकार इनके मत का खंडन करते हैं तो ये भी देख लें। उसके पीछे कई सवाल हैं। नंबर 1, जो कहते हैं कि जो 78 वंश का ये जो 78 वंश मिल रहा है, तो कनिष्क के लेखों में कई सारे हमें अनुरूप मतलब कर्म मिलते हैं जिनके उत्तराधिकारी कर्म थे। और वासुदेव प्रथम जो है, अगर जो वासुदेव प्रथम है यह इस वंश का अंतिम शासक नहीं था, तो कैसे हम मान लें कि जो ये तिथि निकल के आई है ये सत्य है? क्योंकि दोस्तों हमें वासुदेव द्वितीय और वासुदेव द्वितीय तथा कनिष्क द्वितीय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि दोनों वासुदेव प्रथम के बाद में शासन किए थे कुषाण वंश में। तो इस प्रकार वासुदेव प्रथम को हम अंतिम शासक नहीं मान सकते। जब वासुदेव प्रथम को हम अंतिम शासक नहीं मान सकते तो कैसे इसको जो है हम लास्ट स्टेज मान लें? जब इसको लास्ट स्टेज नहीं मान सकते तो इसमें से हम कैसे इसको घटा सकते हैं? इस प्रकार जो है मार्शल और स्टेकेनो का जो भी है मत वो भी खंडित कर दिया जाता है। किसके द्वारा कर दिया जाता है? घमर्सन के द्वारा कर दिया जाता है। अब अगले कौन से मत देखते हैं दोस्तों? तो अगला मत आता है हमारे आरसी मजूमदार, और उनके साथ ही मत देते हैं
आरजी भंडारकर, इन दोनों का मत साथ ही में आता है और दोनों के मत में काफी समरूपता दिखाई पड़ती है, इसलिए इन दोनों को मैंने साथ ही में लिखा है। अब इन दोनों का मानना क्या है दोस्तों कि 240 से लेकर के 270 और 80 के मध्य जो है कनिष्क जो है सिंहासन पर बैठा था। ये तो भैया एकदम ही बेड़ा पार कर दिए, मतलब एकदम तीसरी शताब्दी में चले गए। लेकिन यह तो मानना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर हम मान लें इनका एवरेस्ट जो है कि 250 ईस्वी, यहाँ पे हम मान लेंगे 250 ईस्वी में भी कनिष्क गद्दी पर बैठा था, ठीक। उसके बाद 100 वर्ष कनिष्क की गद्दी के ठीक जो है बैठने के 100 वर्ष बाद जो है इस वंश का समापन होता है। इसके हमें साक्ष्य एकदम प्रमाणित तौर पर मिलते हैं। तो भैया अगर इसका 100 वर्ष मान लें और इसमें 100 जोड़ दें, यानी 250 ईस्वी में अगर हम कनिष्क को बैठने तो मान लें और इसमें प्लस 100 कर दें तो कितना हो जाता है, 350 हो जाता है। अरे मोरे भाई 350 पता है किसका काल है, समुद्रगुप्त का काल है बाबूजी। 335 से लेकर के 380 समुद्रगुप्त का काल माना जाता है। ये जो गुप्त वंश का शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और आप सभी को पता है ना, उसने 4 आर्यवर्त राजाओं और 9 जो है दक्षिण पथ के राजाओं को विजय हासिल किया था। उसने तो भाई साहब मथुरा जो है जीत लिया था, जो है करीब 340 के आसपास ही। और कहीं हमें साक्ष्य नहीं यह लिखा हुआ मिलता है कि समुद्रगुप्त की लड़ाई कुषाण वंश के शासक से हुई थी, या समुद्रगुप्त की लड़ाई किसी वासुदेव या कनिष्क ने, या कनिष्क द्वितीय भी मान ले श्रीमान, या कनिष्क द्वितीय नामक शासक से हुई थी। तो ऐसे में कहीं साक्ष्य नहीं मिलते हैं। और अगर हम इसका 250 वर्ष मानते हैं प्लस 100 करेंगे तो भैया हम पहुंच जाएंगे 350, जो सीधे सीधे किसके समकालीन चला जाएगा, समुद्रगुप्त के चला जाएगा, भारत के नेपोलियन के मध्य चला जाएगा, जिसने संपूर्ण भारत में एक बार पुनः नियंत्रण अपना स्थापित किया था। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। तो इस प्रकार हम यह भी नहीं कह सकते मान कि यह जो है 250 ईस्वी जो है इसके जो बैठने की सिंहासन पर बैठने की तिथि थी। इस प्रकार हमने आरसी मजूमदार व आरजी भंडारकर की तिथि को देखा है, इन्होंने क्या कहा था। आप सभी की स्क्रीन पे डाटा दिख रहा होगा, पीपीटी पूरी दिख रही होगी। मैं समझाने का प्रयास, अपनी बातों को रखने का प्रयास बोर्ड पे कर रहा हूं, आपको दोनों एक साथ दिखेंगी। और नोट्स करने की दिक्कत नहीं है, आप लोग टॉपिक को समझ लीजिए। और अंत में आपको इसकी पीडीएफ हम लिंक कर देंगे, इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका पीडीएफ की लिंक जो है पिन की हुई होगी, वहां से आप जाके इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी परेशान मत होइए, जस्ट टॉपिक को समझ लीजिए। तो भैया हमने आरजी भंडारकर और आरसी मजूमदार इन दोनों के जो है दिए हुए मतों का खंडन कर दिया। इन दोनों का मत क्या था, 250 ईस्वी में बैठा था कनिष्क गद्दी पर, जबकि हमें साक्ष्य प्रमाणित मिलते हैं कि कनिष्क के गद्दी पर बैठने के 100 वर्ष पश्चात इस कुषाण वंश का समापन होता है। और भैया 250 वर्ष कहाँ, अगर 250 बैठा, ठीक 250 में बैठा, इधर 50 और इधर 235, यहीं 85वें वर्ष में जो है समुद्रगुप्त का काल मिल जाता है। और कहीं हमें प्रमाणित नहीं मिलती है, कहीं भी एक भी बार इसकी चर्चा भी नहीं मिलती है कि कनिष्क द्वितीय, वासुदेव द्वितीय या कोई भी कुषाण वंश का शासक जो है समुद्र के समकालीन था समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त लड़ाइयां ही, उस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल लड़ाइयां लड़ी, वो अपने जीवन पर्यंत युद्धरत था। और अगर ऐसे युद्ध महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति के साथ अगर कोई राजा है उसके ऊपर वो आक्रमण न करे, ऐसा हो नहीं सकता। और माना जाता है कि कनिष्क प्रथम के बाद इस राजवंश में जितने भी शासक बैठे थे सब के सब जो है एकदम निम्न कोटि के उत्तर थे या अयोग्य उत्तराधिकारी थे। तो इनको क्या समुद्रगुप्त छोड़ देता? क्या ऐसा नहीं था समुद्रगुप्त इनके ऊपर आक्रमण करता? आपको लगता है ऐसा समुद्रगुप्त ऐसा सुनहरा मौका जाने देता? ऐसा कदापि नहीं होने देता। और अगर आक्रमण करता तो हमें कहीं न कहीं जानकारी अवश्य मिलती कि समुद्रगुप्त ने फला कनिष्क शासक के ऊपर आक्रमण किया है, जो कि हमें कहीं पर भी नहीं प्राप्त होती है। इसी आधार पर हम आरजी भंडारकर और आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार जो एक बड़े इतिहासकार हैं, इनके मतों का खंडन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आ जाता है भैया जो सबसे महत्वपूर्ण मत है या जो सर्वमान्य महत्वपूर्ण है, और इसके देने वाले जो विद्वान हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलती हुई है, ये फर्ग्यूसन इनका नाम है, आधा गा है यहाँ पे, फर्ग्यूसन, थॉमस, बनर्जी, ओल्डेनबर्ग इत्यादि विद्वानों ने मत दिया है। और इन विद्वानों का मानना क्या है दोस्तों कि 78 ईस्वी में कनिष्क जो है सिंहासन पर बैठता है और उसी के 2-10 साल के अंदर जो है बौद्ध संगति का आयोजन करता है, जिसके अध्यक्ष जो है अश्वघोष होते हैं। और जो उसने शक संवत चलाया था, उसने अपने सिंहासन पर बैठने के दौरान चलाया था। इसका नाम शक संवत इसलिए पड़ गया क्योंकि कनिष्क के ही अधीन शासन कर रहे थे कौन? शक राजा।
और कई राजा जो मतलब जिन्होंने शकों को अपने नियंत्रण में किया था या शकों को पराजित किया था कनिष्क ने, उनके द्वारा इस संवत का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं भी विजेता हैं, आप कहीं राजा महाराजा हैं और आपने कोई सिद्धांत दे दिया, वो सिद्धांत को कोई मानने वाला हो या ना हो, लेकिन जो आपके अंडर में होगा वो तो मानेगा ही ना भाई मेरी बात। मान लीजिए आप कहीं राजा हैं और जो आपका सबसे चाटुकार मंत्री होगा, देखिए अधीनस्थ राजा आजकल चाटुकार ही होते हैं, अगर वो थोड़ा अपने स्वाभिमानी हो तो उनको राजा कुचल दे, उनके राज्य को अपने राज्य में मिला ले। अधीनस्थ राज्य का मतलब ही होता है कि आप चाटुकार बने रहिए। तो जो चाटुकार लोग होते हैं वो तो हामी भरेंगे ही। तो शक जो उसके द्वारा संवत चला गया था उसको मानता कौन है? शक लोग मानते हैं। और ये लोग इसके जो संवत को है तीसरी से लेकर चौथी या 5वीं शताब्दी तक इनके मानने के प्रमाण मिलते हैं। केवल इस कारण ही इसका नाम शक संवत पड़ता है। कई टीचर्स तो ऐसे भी पढ़ा देते हैं कि शकों के विजय के उपलक्ष्य में इसने चलाया था इसलिए इसे शक संवत कहा जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, इससे कहीं प्रमाणिक जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है, या उन टीचरों के पास कोई जानकारी हो भाई तो वो बात दूसरी है, वहां तक मैं अभी नहीं पहुंच पाया हूं, तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो अब ये सर्वमान्य तिथि है और इसी पे जो है सर्वमान्य मत इनका दिया जाता है। अब इसका भी खंडन करने का कोशिश करते हैं ये प्रोफेसर जे डुब्रिल हैं। इन्होंने खंडन करने की कोशिश किया और इनके जो खंडन की तो लॉजिक है वो बहुत विशेष लॉजिक नहीं दे पाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको मानना थोड़ा असहज हो जाता है। इनका केवल एक मानना है कि भैया अगर हम यह मान लें, देखिए जो फर्ग्यूसन और ओल्डनबर्ग विद्वानों ने मत दिया उसके ऊपर केवल यही सवाल मानते हैं कि भैया अगर हम ये मान लें कि 78 ईस्वी में जो है कौन शासन करता है? कनिष्क बैठता है। और हम सभी को पता है कन्फ्यूशियस प्रथम उसकी प्रमाणित तिथि है एकदम कब? 50 ईस्वी में, 50 ईस्वी में शासन बैठता है। अब इन दोनों को घटा दें, आंसर आता है 28। अब क्या भैया इसी 28 साल में कन्फ्यूशियस प्रथम और कन्फ्यूशियस द्वितीय ने ही अपना वंश की स्थापना भी कर दी, शासन भी कर दिया? क्या ऐसा संभव लगता है? क्या इनका कार्यकाल इतना छोटा है? तो ये बात बहुत लॉजिकल नहीं है या बहुत मजबूत जो है विपक्ष में इसका मत नहीं रखा गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम मुगल काल देखेंगे तो हमें 2-2, 3-3 साल और 10-10 साल के भी शासक दिखाई पड़ते हैं। मुगलों में ऐसी कई परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। जैसे पहला मोहम्मद शाह आता है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद जो पहला शासक बनता है जिसको नाम है बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह द्वितीय हैं जो 1857 की क्रांति में थे। बहादुर शाह प्रथम वो जो है 1707 में बैठते हैं, 1711 में जो है आउट हो जाते हैं। फिर फर्क्सियर बैठते हैं जो 1711-12 में बैठते हैं, 19 तक आउट हो जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर शासक कमजोर हो तो वो लंबे समय तक शासन नहीं कर रहे हैं। ऐसी कई प्रवृत्तियां हमें दिखाई पड़ती हैं इतिहास में, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरी पॉइंट यह भी है श्रीमान कि जो ये 28 वर्ष का शासन दिखाया गया है और जो ये 50 ईस्वी, ये जो 50 ईस्वी दिखाया गया है कन्फ्यूशियस प्रथम के लिए, तो महाराज ये तब की तिथि है जब कन्फ्यूशियस पूर्णतः साम्राज्य की स्थापना कर चुका था, गद्दी पर बैठ चुका था, उसका एक विजित क्षेत्र था, उसकी पूरी एक प्रशासन प्रणाली स्थापित हो चुकी थी। यानी कि उसने शासन, राजा वो 50 ईस्वी में बैठा था ना भाई, संघर्ष तो उसने बहुत पहले चालू किया होगा। उसने 5 जो है अपने कबीलों की, जो यूची कबीला था जो भारत में आया था, वो यहाँ पे आके 5 भागों में बटा था जो है, और इस चारों को मार करके कन्फ्यूशियस प्रथम ने अकेला जीता जो है। उसके बाद यहाँ पे आके वंश की स्थापना की, उसके बाद साम्राज्य की स्थापना की। इन सब में काफी टाइम लगता है भाई मेरे। ये तो जो 50 ईस्वी लिखा हुआ है ये तो इसके सिंहासन पर बैठने का टाइम है ना भाई मेरे। तो जब वो सिंहासन पे 50 ईस्वी में बैठ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 50 ईस्वी में जो है शुरू किया यहाँ की विद्रोहों का दमन करना, इन सबको जीतना, उसके बाद उसने राजवंश की स्थापना। यहाँ पे राजवंश की स्थापना हो चुकी थी, प्रशासन स्थापित हो चुका था, सारी प्रणालियां विकसित हो चुकी थी, सिर्फ उसे राजा बनना था। तो राजा बनने के लिए 50 अगर 20-28 साल है, वो 28 साल में 2 शासक बनते हैं। और माना जाता है जो कन्फ्यूशियस द्वितीय था वो किसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु होती है, तो भैया जल्दी मृत्यु भी हो सकती है, नंबर 1। और ये 28 वर्ष हो सकता है बहुत पर्याप्त रहा हो यार, इतना दमन करने के बाद और राजा बनना, जीतना, साम्राज्य स्थापित करने में उम्र निकल जाती है व्यक्ति की भाई मेरे। तो यह बहुत बड़ा मत नहीं है कि 28 वर्ष में 2 राजाओं को जो है यहाँ पे नियंत्रण स्थापित होता है, 2 राजा चले जाते हैं। इस प्रकार हम मान लेते हैं
कि जो यह मत दिया गया है उल्टनबर्ग, बनर्जी और थॉमसन के द्वारा 1878 ईस्वी में कनिष्क के सिंहासन पर बैठने की, यह सबसे हमें मजबूत मत दिखाई पड़ता है और यही सबसे मान्य तिथि भी है। कहीं जब किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं जैसे पीसीएस वगैरह में या किसी और एग्जाम्स में, तो वहाँ 78 ईस्वी आप कोई वन लाइनर खरीदेंगे तो वहाँ इतने मत दिए ही नहीं रहते हैं, या कोई भी कंपटीशन बुक उठा लेंगे वहाँ सीधा 78 ईस्वी ही लिखे रहता है। अब इसी के बीच में कुछ निराकरण दिए हुए हैं और कुछ निष्कर्ष दिए हुए जो पीपीटी पे लिखा हुआ है। आप लोग इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, पीपीटी को डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और क्योंकि यह बहुत रटने वाला आंसर है और मैंने पूर्णतः समझाने का प्रयास किया हूँ, उम्मीद किया हूँ कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा पाया हूँ। तो चलिए, मेहनत कैसी लगी कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा ये पढ़ाने का प्रोसीजर और कैसे रहा ये पूरा सेटअप। तो चलिए, आज इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगला टॉपिक आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे 2-3 टॉपिक आ चुके हैं जिन पर भी वीडियो बनाना है। आज मैं भी कमेंट बॉक्स को देख रहा था और आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि देखिए भाई, मुझे भी पढ़ना रहता है और मेरी भी पढ़ाई अभी कंटिन्यू है, इस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। और आज भी एक शख्स सातवाहन संघर्ष को लेकर के आया है और एक वो लौह काल की प्राचीनता को लेकर के 2-3 टॉपिक ऐसे आए हैं कमेंट में। तो देखता हूं कि अगला वीडियो किस पे आएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो पे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। चलती है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के मध्य में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।